राष्ट्रपति के अपहरण के बारे में आपका क्या विचार है? अच्छा, तो सर पूरा घटनाक्रम ये है कि वेनेजुएला का जो मादुरो राष्ट्रपति है और उसके परिवार सहित सपत्नीक अमेरिका ने उसको उठा लिया है। तो एक तरह से वो अपहरण का ही केस है और वो भी एक संप्रभु राष्ट्र है और राष्ट्रीय एक अखंडता और संप्रभुता को चुनौती एक तरह से अमेरिका ने दिया है। तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का ये उल्लंघन है। और अभी एक इससे एक और खतरा लग रहा है कि ये जो सबल और प्रबल राष्ट्र हैं माइट इज राइट को बढ़ावा देंगे, जिसकी लाठी उसी को भैंस, यानी पावर कल्चर फिर आगे जाएगा और चीन, रूस या जो भी मजबूत राष्ट्र हैं वो भी इसको नजीर मान के ऐसा कृत्य भविष्य में कर सकते हैं, ऐसा देखने को मिल सकता है। खैर, वेनेजुएला भी इसका एक कारण रहा है लंबे समय तक, क्योंकि वेनेजुएला एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे तेल सबसे ज़्यादा है, खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा है विश्व में, सऊदीया से भी ज़्यादा उसके पास तेल है। तो बेचता है, एक्सपोर्ट करता है और इतना फॉरेन करेंसी उसके पास आती है कि वहाँ के उद्योग धंधे चौपट हो गए। क्योंकि पैसा विदेशी एक्सचेंज ज़्यादा अमाउंट उसके पास रहता है तो वो चीज़ें ज़्यादातर इंपोर्ट करता है, सामान इंपोर्ट करता है और उसी से उसकी इकोनॉमी चलती है। इसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, उद्योग धंधे बंद हो गए, लोग बेरोजगार होते चले गए और जिसके हाथ में पैसा था ज़्यादा होता चला गया, गरीब होते चले गए। तो एक तरह से देखा जाए तो समाज में बहुत ज़्यादा गरीब और अमीर के बीच में खाई उत्पन्न हुई। तो ये लंबे समय से चला आ रहा था। एक कहा जाता है कि डच डिजीज का मतलब संसाधनों की अत्यधिकता। तो संसाधनों की अधिकता की वजह से ही वेनेजुएला का ये हश्र आज देखने को मिल रहा है। दूसरा पहलू है कि अमेरिका उस पर आरोप लगाता रहा है कि ड्रग कार्टेल है, मादुरो ड्रग माफिया है और पूरा देश उसका ड्रग बनाने में और ड्रग एक्सपोर्ट करने में लगा है। तो ये तो एक अमेरिका का बहाना है, एक आरोप लगाकर अपनी एक तरह से लेजिटिमेसी कायम करना है, कि वैधानिकता देना है कि जो हम इस पर आक्रमण करेंगे, अटैक करेंगे, उसको दुनिया वैध माने। तो ऐसा अमेरिका पहले भी करता रहा है। सद्दाम हुसैन पे यही किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कहा कि नरसंहार जनसंहार के हथियार इराक के पास बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें उसने बोला बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स उसके पास ज़्यादा हैं तो दुनिया के लिए खतरा है। और इसको एक बहाना बनाते हुए उसने अटैक सद्दाम पर किया और सद्दाम का क्या हश्र है हम लोग जान रहे हैं। यही डेल्टा कमांडो ने उसको किस तरह से सुरंग के अंदर पकड़ा और क्या हश्र हुआ, मुकदमा चला और फांसी दी गई। तो ये मोडस ऑपरेंडी अमेरिका का एक पुराना है। लैटिन अमेरिका के अन्य कंट्रीज़ में, जैसे पनामा वगैरह में भी, चिली वगैरह में ये कर चुका है, कोलंबिया में और तमाम राष्ट्रों में इस तरह का वो हस्तक्षेप उसका बना रहता है। तो मादुरो के साथ वो यही करने का प्रयास किया है कि मादुरो उसके अंडर ग्रिप नहीं आ रहा है। रूस, चीन और ईरान और इस तरह कंट्रीज थोड़ा गलबहियाँ उसकी बड़ी हैं, एंटी अमेरिका उसका अप्रोच है। तो उसको ठीक करने के लिए इसने एक ताना बना, एक पूरी कहानी गढ़ी और उसका परिणाम हम लोग को देखने को मिला। लेकिन ताजुब ये होता है कि वेनेजुएला की जनता सड़कों पर नहीं आई, उसने विरोध नहीं किया अमेरिका का। तो इससे ये लगता है कि वेनेजुएला की जनता भी कहीं न कहीं मादुरो से कहीं न कहीं पीड़ित थी, दुखी थी। और जो अपोजिशन की एक लीडर थी, जिन्हें कहा जाता है कि चुनाव में वो विजेता थी, खैर अभी वो अंडरग्राउंड है और उन्हें नोबल शांति पुरस्कार भी मिला इस बार। तो उनको कहीं न कहीं जनता अपना राष्ट्रपति या अपना कार्यकारी अध्यक्ष देखना चाहती है। तो मादुरो का ये हश्र के पीछे मादुरो स्वयं भी कारण है और अमेरिका भी कारण है। एक चीज़ गड़बड़ ये हो रहा है कि अमेरिका की हेजीमोनी स्थापित इससे हो रही है। और हेजीमोनी का मतलब कि पूरे दुनिया का वो एक तरह से ये बड़ी तानाशाही है। अगर मादुरो तानाशाह था, अगर सद्दाम या लिबिया में जो कर्नल गद्दाफी ये सब तानाशाह थे, तो उससे बड़ी तानाशाही ये अमेरिका की है कि उसने तानाशाहों को इस तरह से उनको एलिमिनेट किया, इस तरह से उनको टेकल किया और इस तरह से मौत के घाट उतारा। तो पहले तो देश का एक अधिकार है, वहाँ की जनता का अधिकार है कि अगर शासक उसका ठीक नहीं है तो देश की जनता उससे निपटे, अपने तरीके से निपटे। और किसी राष्ट्र को ये हक नहीं बनता है कि वो हस्तक्षेप करे, इस स्तर तक हस्तक्षेप करे। तो इससे तो छोटे जो कंट्री हैं वो दहशत में आ गए हैं, वो डर गए हैं
कि अमेरिका, रूस, चीन या इस तरह से जो बड़े राष्ट्र हैं वो किसी राष्ट्र के खिलाफ होते हैं तो उसके शासनाध्यक्ष को कभी भी उठा सकते हैं या मार सकते हैं। तो ये अराजकता की एक स्थिति पूरे विश्व में व्याप्त हो सकती है। तो जहाँ हमें ये लग रहा है कि जहाँ मल्टीपोलर वर्ल्ड आर्डर एक देखने को मिल रहा था कि बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था, तो अमेरिका कहीं न कहीं ट्रम्प के नेतृत्व में यूनिपोलर व्यवस्था की तरफ जा रहा है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की तरफ, और वो अपना शासन सत्ता सबको एक हनक अपनी दिखाना चाहता है और कि जिससे सब लोग अमेरिका का लोहा माने, उसके छत्र के अंदर अपने को सुरक्षित महसूस करें। और अमेरिका का ट्रम्प बार बार बोला कि हमें वेनेजुएला के संसाधनों पर कब्जा करना है, उसके तेल का यूज करना है। तो कहीं ना कहीं ये खनिज संसाधनों का ही खेल है और इससे लेजिटिमेसी इस बात की भी मिलती है कि अमेरिका यूक्रेन जैसे देश पर अगर अटैक करता है और 20% भूभाग पर कैप्चर करता है, अमेरिका ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का है उतना बड़ा ग्रीनलैंड उस पर अपनी निगाह गड़ाए हुए हैं और कहीं ना कहीं कनाडा को अपना 51वां राष्ट्र, अपना राज्य कह रहा है कि हमारा 51 स्टेट बनने के लिए कनाडा को मान लेना चाहिए। तो कहने का मतलब इस तरह अधिनायकवादी, आधिपत्यवादी और विस्तारवादी जो सोच है वो विश्व के लिए ठीक नहीं है, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और वो पूरी विश्व व्यवस्था यूएनओ के लिए या अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका हम लोग घनघोर मजम्मत करते हैं। इस घटना पर आपने सर, डॉक्टर साहब ने पूरा विस्तार से बताया। एक मेरे मन में आ रहा है छोटा सा प्रश्न कि इस पर चूँकि भारत और अमेरिका का संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, इस पर भारत का क्या रुख होगा इस घटना पर? भारत थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में है, थोड़ा सा और इसको गहन अध्ययन कर रहा है और वो अमेरिका से अभी किसी तरह से अपना रिश्ता बिगाड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन जिसे भारत यूक्रेन पे अगर रूस अटैक किया तो भारत कहा कि मैं शांति के पक्ष में हूँ, तो भारत का यही पक्ष होगा कि सॉवरेंटी यानी सार्वभौमिकता, संप्रभुता के मैं पक्ष में हूँ कि कोई राष्ट्र का अगर संप्रभु वहाँ का आधिपत्य है शासक का, तो इस तरह से उसको उठाना, अपहरण करना, मारना, मुकदमा चलाना, तो ये ठीक नहीं है। और भारत निश्चित तौर पे आज ये बयान जरूर अपनी तरफ से दे देगा कि ये पूरी घटना का भर्त्सना करेगा और कहेगा ये ठीक नहीं था, दूसरे तरीके से इससे निपटना चाहिए था। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस राजनीतिक घटनाक्रम पर आपने सविस्तार अपने विचार दिए। बहुत धन्यवाद सर। और ये राजनीतिक घटनाक्रम तो है ही एक, ये वैश्विक राजनीतिक या इसको कह सकते हैं कि जियो स्ट्रेटजी और जियो पॉलिटी और वर्ल्ड आर्डर को चेंज करने वाली घटना है और निश्चित तौर पे इसका दूरगामी असर पड़ेगा और बहुत से राष्ट्र इसका घनघोर विरोध भी करेंगे। कुछ राष्ट्र